नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जूलॉजी विद अंकिता मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है एक प्रोटोजोआ डिजीज जिसका नाम है मलेरिया। हमारा जो वैसे टॉपिक रूटीन के अंदर चल रहा था वो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज था, जिसमें हम आज अपना तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट किस तरह मलेरिया जो होता है वो शरीर के अंदर किस कारण से होता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मलेरिया कोई आज की बीमारी नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, लेकिन पहले इनके असल कारणों का पता नहीं था। इस कारण जो मलेरिया का जो नाम हुआ है वो भी कोई पुराने रीजन की वजह से हुआ है। हम उस रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मलेरिया शब्द जो आपको दिख रहा है वो दो शब्द इसमें अर्थ में निकल के आ रहे हैं, मल प्लस एयर। मल का मतलब है कोई दूषित हवा, यानी कि ऐसी हवा जिसके अंदर बदबूदार है, ऐसी हवा जिसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस है, और एयर का मतलब है हवा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कहना चाहता है कि ऐसी हवा जो बदबूदार है। यहाँ पुराने टाइम में लोगों ने क्या देखा कि जब कोई जलाशय था जो जल से भरा हुआ था, तो उसके आसपास जो हवा चलती थी वो बहुत ही बेहद बदबूदार थी, और उसके आसपास के लोगों में बीमारी हो रही थी, तो लोगों ने उस बीमारी को नाम दे दिया मलेरिया। ठीक है, वर्तमान में नाम यही है, और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, क्या रीजन रहते हैं, किससे बचाव हो सकता है, किस तरह मलेरिया जो है एक व्यक्ति में होता है, वो सारे रीजन हमने खोज लिए हैं। तो मलेरिया के इतिहास पे चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। मलेरिया का अर्थ हमने समझ लिया। अगर मलेरिया की बात करें तो सबसे पहले 1717 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था लेकेंसी। इस लेकेंसी ने सबसे पहले ये बताया कि मस्किटो डिजीज और वाटर में कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि जहां पानी होता है वहां मच्छर पनपते हैं, और जहां मच्छर पनपते हैं वहां कोई ना कोई रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस कारण सबसे पहले 1717 के अंदर लेकेंसी नामक साइंटिस्ट ने ये चीज हमें बताई। लेकेंसी के बाद में स्टूडेंट दूसरे साइंटिस्ट आते हैं लेवेरन 1880 के अंदर, और ये वो लेवेरन है जिन्होंने प्लाज्मोडियम को खोजा। इसके द्वारा जो प्लाज्मोडियम की जाति खोजी गई थी स्टूडेंट, वो थी प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अब एक बात बताऊं मैं आपको कि मलेरिया रोग जो होता है ना, उसका मेन जो पैथोजन है वो कौन सा है, वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है स्टूडेंट, इस पे हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आता है रोनाल्ड रोस, बहुत जाने पहचाने हैं। इन्होंने क्या किया, प्लाज्मोडियम की ऊशिष्ट स्टेज को खोजा। अब ऊशिष्ट स्टेज क्या होती है, कैसे ये आती है, इस पे सब पे चर्चा करेंगे। यानी कि इसने ऊशिष्ट स्टेज को खोजा भी, इसके साथ साथ रोनाल्ड रोस का मलेरिया के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान था कि इसने ये बताया कि मलेरिया रोग को जो मनुष्य में लेकर जाता है उसका नाम होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अब आपको ये पता हो गया होगा कि मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और ये मनुष्य के अंदर रोग होता है तो मनुष्य इसका सेकेंडरी होस्ट है, और इसका प्राइमरी होस्ट जो लेकर जा रहा है मादा एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज। देखिए स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम जो है इसके दो होस्ट होते हैं। किसी भी पैरासाइट, जो पैरासाइट होता है जो किसी जीव के अंदर रहता है, ठीक है, उसे पैरासाइट कहा जाता है, और जिसके भीतर ये रहता है उस बॉडी को होस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जीवन चक्र जो होता है प्लाज्मोडियम का वो डाइजेनेटिक होता है, क्योंकि इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स, इसका जो प्राइमरी होस्ट रहता है वो फीमेल एनाफ्लीज रहती है, और सेकेंडरी होस्ट जो रहता है वो है ह्यूमन। ठीक है, प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफ्लीज और सेकेंडरी होस्ट जो है वो ह्यूमन। अब इसको एक बायोलॉजिकल रूल से आप याद कर सकते हो। बायोलॉजी कहती है, अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि फीमेल एनाफ्लीज ही प्राइमरी होस्ट क्यों हुई, ह्यूमन भी हो सकता था। लेकिन स्टूडेंट, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम का, जिसके अंदर किसी भी पैरासाइट का अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है तो उसको कहा जाता है प्राइमरी होस्ट, और जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी होस्ट। तो ये तो है
बायोलॉजिकल रीजन, लेकिन एक क्लिनिकली रीजन और होता है। क्लिनिकली रीजन के अंदर ये होता है कि स्टूडेंट इसके सिम्टम्स किसमें शो होते हैं, सिम्टम्स के बेस पे प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट का निर्धारण किया जाता है। तो क्लिनिकली बेस के अंदर आप देखते हो कि फीवर किसको आती है, ह्यूमन को आती है। ऐसा तो है नहीं कि फीवर मादा एनाफ्लीज को भी आती है, नहीं आती ना, तो फीवर मनुष्य को आती है। तो क्लिनिकली बेस पर मनुष्य जो है इसका प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो फीमेल एनाफ्लीज है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फीमेल एनाफ्लीज ही क्यों प्लाज्मोडियम को लेकर आती है, मेल क्यों नहीं लेकर आता। तो स्टूडेंट्स इस डाउट को भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि मेल जो होता है वो पत्तों का, ठीक है, फूलों का, इनका जो रस है वो चूसते हैं, लेकिन फीमेल एनाफ्लीज को अपने एग का डेवलपमेंट करने के लिए इसको हमारे ब्लड के ग्लोबुलिन प्रोटीन की, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम की जरूरत होती है। इस कारण हमारा खून चूसती है वो फीमेल एनाफ्लीज है, ना कि मेल एनाफ्लीज। इसी कारण फीमेल एनाफ्लीज इसको हमारी बॉडी के अंदर लेकर आती है। अब एक चीज और ध्यान में रखना, अब आप सोचोगे कि खून चूसने वाला तो मच्छर एडिस भी हो सकता है, क्यूलेक्स भी हो सकता है, लेकिन मैडम वो क्यों नहीं होते, वो प्लाज्मोडियम को क्यों नहीं लेकर आते, क्यों हमें मलेरिया नहीं करते। तो इसका भी रीजन है, अगर प्लाज्मोडियम की कोई भी स्टेज, प्लाज्मोडियम की कोई भी स्टेज यदि फीमेल एनाफ्लीज के अलावा किसी भी मच्छर के अंदर बाई चांस पहुंचती है तो वो डेड हो जाती है, उसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाती। ये एक नेचर का ही रूल है, तो इसको हमें इसी तरीके से याद रखना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फीमेल एनाफ्लीज ही इसको हमारे अंदर कॉज करवाने में हेल्प करती है। तो प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफ्लीज एंड सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन। आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में आता है कि मच्छर हमें क्यों काटते हैं, क्यों हमारी तरफ वो मच्छर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। खून तो हमारे अंदर है मैम, उनको क्या पता हमारे अंदर खून है, कैसे उनमें खुशबू आ जाती है, किसी और के पास तो नहीं जाते हैं, मन को ही क्यों काटते हैं। तो इसका जवाब भी मैं क्लियर कर देती हूँ। इसका सबसे पहला रीजन जो है वो है स्टूडेंट, हम जो ब्रीथिंग के दौरान जो CO2 छोड़ते हैं, जिस CO2 को हम छोड़ते हैं वो CO2 अट्रैक्ट करती है मॉस्किटो को बाइट करने के लिए, ठीक है। दूसरा रीजन हमारा वार्म ब्लड, ठीक है, इसका दूसरा रीजन हमारा जो खून है वो रहता है वार्म ब्लड। तीसरा रीजन अगर लेके चले तो वो रहता है एलोमोन्स। अब बात करें एलोमोन्स की, एलोमोन्स क्या होते हैं। एलोमोन्स एक विशेष प्रकार के केमिकल है स्टूडेंट, जिसके अंदर एक स्पेशल गंध आती है और वो गंध जो हमारे पसीने के द्वारा निकलती है उससे अट्रैक्ट होते हैं मस्किटो हमारी ओर। तो तीन मेन रीजन मैंने आपको बताए, CO2, वार्म ब्लड और एलोमोन्स, इनके द्वारा जो मच्छर है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमें काटते हैं। अब हम बात करते हैं उस कहानी की जिस कहानी में मच्छर हमें काटेगा और हमें मलेरिया होगा। कैसे होता है उस पर बात करते हैं, चलिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है वो स्पोरोजोइट होती है। जिस स्टेज के द्वारा हमारे अंदर मलेरिया के सिम्टम्स सबसे पहले एंटर करते हैं वो स्टेज होती है इन्फेक्टेड स्टेज, इन्फेक्टिंग स्टेज होती है। और इसमें इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है वो होती है स्पोरोजोइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, फीमेल एनाफ्लीज आती है, उसकी स्लाइवा के अंदर स्पोरोजोइट जो होते हैं प्लाज्मोडियम की वो स्टेज प्रेजेंट होती है। और ये स्पोरोजोइट हम मनुष्य को जब मच्छर काटता है फीमेल एनाफ्लीज तो ये हमारे अंदर आ जाती है। यानी कि मच्छर ने हमें काटा और मच्छर की जो स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट था कौन सा, स्पोरोजोइट स्टेज, और वो हमारे अंदर क्या हो गया, एंटर हो गया स्टूडेंट। अब एंटर होने के बाद में वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये मित्रों पहुंच जाता है हमारी लीवर के पास। कहाँ पहुंच जाता है, लीवर के पास। और जैसे ही ये लीवर के अंदर आता है, पहुंचने के बाद में ये कोशिश करता है कि मैं अपनी जो मंजिल है वहां पहुंच गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी संख्या को बढ़ाना है। अब संख्या को बढ़ाएगा तो आप देख पा रहे हो बच्चों, ये जो होस्ट है मनुष्य जो है वो सेकेंडरी होस्ट है। और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, सेकेंडरी होस्ट के अंदर जो रिप्रोडक्शन चलता है वो चलता है एसेक्सुअल। तो यहाँ जो रिप्रोडक्शन होना है वो कौन सा होना है, एसेक्सुअल होना है। तो लीवर के अंदर आने के बाद में ये स्पोरोजोइट जो है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है साइजोगोनी। क्या कहा जाता है? साइजोगोनी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं और जो स्टेज ये प्राप्त करते हैं उस स्टेज को कहा जाता है ट्रोफोजोइट। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर आया स्पोरोजोइट और स्पोरोजोइट लीवर के अंदर जाकर क्या किया, इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और इसने क्या बना दिया, ट्रोफोजोइट। और ट्रोफोजोइट की बहुत ही खास बात है कि ये ट्रोफोजोइट जो स्टेज है इसका टारगेट रहता है ह्यूमन आरबीसी, यानी कि ये आरबीसी फीडिंग स्टेज है। कौन सी स्टेज है? आरबीसी फीडिंग स्टेज। ये जाएगा, अब ये आरबीसी को खाने का प्रयास करेगा। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन। अब क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा और हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो हिम प्लस ग्लोबिन दो इसमें हमें मॉलिक्यूल मिलते हैं। हिम जो होता है स्टूडेंट वो आयरन कंपोनेंट होता है और ग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ट्रोफोजोइट का मेन टारगेट होता है कि मैं ग्लोबिन को तो यूटिलाइज कर लूं, ग्लोबिन को तो मैं खा लूं और हिम का क्या कर दूं, कोई कंपोनेंट बनाकर इसको मैं आरबीसी के अंदर जमा कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन, हिम तथा ग्लोबिन दो टुकड़ों में टूट जाता है। हिम व ग्लोबिन, ग्लोबिन को खा लेता है ट्रोफोजोइट और हिम जो आयरन का सब्सटेंस है ये हमारी आरबीसी के अंदर धब्बेदार रूप में जमा हो जाता है। अब स्टूडेंट इस स्टेज के अंदर अगर हम हमारे ब्लड को एक स्लाइड पर लेकर उस स्लाइड का हम विश्लेषण करें, उस स्लाइड को अगर देखें, एब्जॉर्ब उसका हम विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है स्टूडेंट, क्या पता चलता है कि इसके अंदर नीले नीले से कुछ धब्बे से हैं और ये जो धब्बे वाली आरबीसी की जो स्टेज होती है, जो रक्त की स्टेज होती है, उसको कहा जाता है सफनर डॉट स्टेज। क्योंकि यहाँ पर धब्बे से दिखाई देते हैं तो यहाँ हमें कौन सी स्टेज मिल गई, सफनर डॉट स्टेज। ठीक है स्टूडेंट, अब सफनर डॉट स्टेज के अंदर हमने इससे पहले पूरा फीडिंग ले लिया था, हमने ग्लोबिन प्रोटीन जो खाना था वो खा लिया था, यानी कि ट्रोफोजोइट ने क्या खा लिया, ग्लोबिन प्रोटीन खा लिया था। अब क्या करेंगे, अब ये ट्रोफोजोइट जब इसको पोषण पूरा मिल गया तो ये कोशिश करेंगे कि अब मैं फिर रिप्रोडक्शन करूं, अपनी संख्या को बढ़ाऊं। तो स्टूडेंट अब जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, अब जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर एसेक्सुअल करेंगे क्योंकि ह्यूमन में ही है। तो फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और नेक्स्ट स्टेज जो हमें मिलती है वो मिलती है मीरोजोइट्स, लोड्स ऑफ मीरोजोइट्स, बहुत सारी मीरोजोइट्स हमें मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स ये जो मीरोजोइट होती है ये कैसे सेट रहती है मैं आपको बताऊं। ये मीरोजोइट कुछ इस तरह सेट रहती है, जिस तरह है लोटस की पंखुड़ियां होती है ना आरबीसी के अंदर, ये इस तरह सेट रहती है जैसे कोई कमल की पंखुड़ियां हो। तो इस तरह जो सेट रहने की इसकी जो स्टेज होती है उसको कहा जाता है रोजिटी स्टेज। क्या कहा जाता है, रोजिटी स्टेज, जो मैंने सामने लिख रखा है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस स्टेज को क्या कहा जाता है, रोजिटी स्टेज। अब क्या होता है स्टूडेंट, अब आपको पता है अगर पूरी आरबीसी हमारी भर गई है किससे, मीरोजोइट से, अब आरबीसी तो ब्रस्ट होगी, आरबीसी क्या होगी, रप्चर होगी। अब यहाँ से आरबीसी क्या हो जाती है, फट जाती है और आरबीसी के फटने से ये मीरोजोइट बाहर निकल आते हैं। देख रहे हो आप, आरबीसी क्या होगी, रप्चर होगी और आरबीसी की फट जाने से ये मीरोजोइट जो है वो बाहर निकल गए। यहाँ तक आते आते हमें जो दिन बीत गए वो हो गए 14 दिन। यानी कि जब सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर अटैक हुआ था प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट का, स्पोरोजोइट से मीरोजोइट बनने और आरबीसी के फटने तक जो टाइम हो गया वो लगभग 14 दिन हो गया। इसी 14 दिन के अंदर हमें पहला बुखार आता है और हम कहते हैं ये इंक्यूबेशन पीरियड है और ये वो पीरियड है जिसके अंदर हमें मलेरिया के सिम्टम्स शो होते हैं, लक्षण शो होते हैं। तो 14 दिन के अंदर जैसे ही आरबीसी से मीरोजोइट निकलते हैं तो यहाँ हमें बुखार आता है स्टूडेंट। तो ये लगभग 14 दिन का समय ले लेता है। अब यहाँ से मीरोजोइट निकलने के बाद में ये मीरोजोइट क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो मीरोजोइट करते हैं ये
वापस कोशिश करते हैं कोई नई आरबीसी को हम इफेक्टेड करें और नई आरबीसी के अंदर हम फिर से वही साइकिल दोहराएं। तो इसके अंदर क्या होता है, मलेरिया के रोगी में आप देखते हो लगभग थोड़े थोड़े टाइम, एक दिन छोड़ के एक दिन या 48 दिनों से, दो दिनों, 48 घंटों से दो दिनों से क्या आती रहती है, बुखार आती रहती है। वो बुखार इसी रीजन के कारण आती है क्योंकि मीरोजोइड जो है नई आरबीसी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसके अंदर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और वहां से आरबीसी फट जाती है, फिर हमें फीवर आती है। फीवर एक कॉमन है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी नेगेटिव होता है, कुछ भी ऐसा होता है जिसके अंदर हमें असहनीय महसूस होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक इधर उधर हो जाता है, तो फीवर आ जाता है। यहाँ हमें फीवर के कैरेक्टर शो होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ तक क्या हुआ, कुछ प्लाज्मोडियम मीरोजोइड्स जो है वो सोचते हैं कि मैं स्पोरोजोइड के रूप में आया था और मैं फिर लीवर को तोड़ा, लीवर के अंदर गया और लीवर के सेल्स को भी मैंने कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया, तो मैं ट्रोफोजोइड बन गया और फिर मैंने ट्रोफोजोइड के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और मैं क्या बन गया, मीरोजोइड बन गया। यानी कि स्पोरोजोइड से मैं ट्रोफोजोइड, मीरोजोइड, 3 स्टेज तो मैंने क्रॉस कर ली। अब मैं ह्यूमन में इतना क्या करूंगा, तो कुछ सोचते हैं मैं यहाँ से निकलूं, कुछ प्लाज्मोडियम यहाँ से निकलने का सोच लेते हैं और स्टूडेंट्स जो निकलना चाहते हैं वो किस में जाएंगे, वो जाएंगे प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफिलीज। और आपको पता है जब प्राइमरी होस्ट में जाते हैं तो उनको करना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा करना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां मैं लिख देती हूँ, प्राइमरी होस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें चाहिए गैमेट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, ये जो फ्रेश आरबीसी में चलेंगे कुछ तो, और कुछ यहां से ये क्या करते हैं, गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोसाइट्स में। अब ये गैमेटोसाइट्स पहुंचना चाहते हैं मच्छर के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं मच्छर आएगा और आपके इंटेस्टाइन वगैरह से, लीवर से या कोई रैप्चर हुई आरबीसी अंदर जाकर वहां से खून चूस कर लाएगा, नहीं। तो ये क्या होते हैं, ये गैमेटोसाइट्स हमारी सुपरफिशियल जो वेजल्स होती है उसके अंदर आ जाती है, यानी कि ऐसी वेजल जो लगभग स्किन के डायरेक्ट संपर्क में रहती है। तो ये यहाँ से गैमेटोसाइट्स कहाँ आ जाते हैं, हमारी स्किन वगैरह में आ जाता है। जब मच्छर आता है, कौन सा, एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज खून चूसने आता है, तो ये गैमेटोसाइट्स उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स गैमेटोसाइट्स इसके अंदर पहुंचने के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर, मादा एनाफिलीज के अंदर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो 2 प्रकार के गैमेट होते हैं इनके पास, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट। शब्दों पे गौर करना, बहुत अच्छी कहानी है, एक अच्छा नॉलेज दे रही है आपको। 2 तरह के गैमेट होते हैं, एक कौन सा होता है, फीमेल गैमेट और एक होता है मेल गैमेट। फीमेल गैमेट बड़ा होता है, इस कारण इसको मैक्रोगैमेट्स कहा जाता है, और मेल गैमेट छोटा होता है, इस कारण इसको माइक्रोगैमेट्स कहा जाता है। अब आप क्या देखोगे, ये मच्छर के स्टमक के अंदर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्टिलाइजेशन से ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। और स्टूडेंट्स प्लाज्मोडियम की जाइगोट की खास बात होती है कि प्लाज्मोडियम का जो जाइगोट होता है वो मोटाइल होता है, वो गति कर सकता है, ठीक है, और गति कर सकता है तो इस कारण इसको कहा जाता है वर्मीक्यूल। शब्द पर गौर करना, प्लाज्मोडियम के जाइगोट को वर्मीक्यूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्म मतलब कर्मी, ये जो गति करते हैं कर्मी की समान करते हैं, वर्म लाइक गति करते हैं, इस कारण इसको वर्मीक्यूल भी कहा जाता है। और एक कॉमन नाम भी आपको याद रखना है जो ऊकाइनेटी होता है, इसका एक कॉमन नाम एक और होता है वर्मीक्यूल का, जो जाइगोट है इसका, इसे ऊकाइनेटी या वर्मीक्यूल कहा जाता है। अब क्या होगा स्टूडेंट, अभी देखा आपने ये स्टमक के अंदर है, मच्छर की स्टमक के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये मच्छर की स्टमक से मच्छर की स्टमक की दीवारों के पास आ जाएंगे और ऊसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऊसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वर्मीक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे ऊसिस्ट के अंदर। वर्मीक्यूल कन्वर्ट इनटू ऊसिस्ट। अब ऊसिस्ट से आपको ध्यान में आएगा ये वही ऊसिस्ट है जिसको रोनाल्ड रोस ने 1897 के अंदर खोजा था और ये चीज बताई थी कि ऊसिस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ठीक है। यही ऊसिस्ट है जो स्टमक की वॉल के अंदर पाया जाता है एनाफिलीज के, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये ऊसिस्ट स्टमक की वॉल के पास आकर ये अपने अंदर
स्पोरोजोइट बनाता है। इसके अंदर क्या बनते हैं, फिर से ये टुकड़ों में टूटता है और इनसे स्पोरोजोइट्स बनते हैं। अब आपको पता है स्पोरोजोइट जब बन गए तो स्पोरोजोइट कैसी स्टेज होती है, स्पोरोजोइट वो स्टेज होती है जो इन्फेक्शन कर सकती है। अब ये स्पोरोजोइट चली जाती है कहाँ, मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड्स में, मच्छर के लार ग्रंथियों में चली जाती है। और अब ये मच्छर जाकर जब भी किसी स्वस्थ मनुष्य का खून चूसता है तो वो क्या करता है, खून चूसने के लिए उसके अंदर अपने माउथ पार्ट्स को इंजेक्ट करवाता है और उसकी सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा उसके अंदर इंजेक्ट करवाता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका खून जमे नहीं। ठीक है, तो खून ना जमे इसके कारण वो अपना सलाइवरी ग्लैंड का जो भी सिक्रेटरी मटेरियल होता है वो उसके अंदर मिलाता रहता है और उसके अंदर स्पोरोजोइट भी प्रेजेंट होते हैं। वो स्पोरोजोइट कहाँ पहुंच गए, मनुष्य के अंदर पहुंच गए। अब आपको पता है जब मनुष्य के अंदर पहुंच जाता है स्पोरोजोइट तो वो लीवर के अंदर आता है और लीवर के अंदर आकर ट्रोफोजोइट बनाता है। ट्रोफोजोइट से हमें क्या मिलता है, मीरोजोइट मिलता है और मीरोजोइट आरबीसी को रैप्चर कर बाहर निकल आते हैं। फिर ये गैमेटोसाइट्स बनाते हैं और गैमेटोसाइट्स तलाश करते हैं किसी एनाफ्लीज की और एनाफ्लीज में पहुंचकर ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमें फिर से स्पोरोजोइट प्राप्त होते हैं। स्पोरोजोइट फिर ये साइकिल दोहराते हैं। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत ही आसान सी स्टोरी है कि बहुत सार के अंदर सुनिएगा, शब्दों को सार के अंदर, कि भाई मलेरिया क्या था। मलेरिया लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, मलेरिया मल प्लस एयर, ऐसी एयर जिसमें मलेरिया कोज करने वाले पैथोजेंस मौजूद हो। ठीक है, लेकेंसे ने 1717 के अंदर मॉस्किटो डिजीज और वाटर के अंदर संबंध बताया था। ठीक है, लेवेरन ने प्लाज्मोडियम को डिस्कवर्ड किया था और रोनाल्ड रोस ने ऊसिस्टोप्लाज्मोडियम के बारे में बताया था। ये तीन चीज यहाँ पर क्लियर कर लेनी है। फिर प्लाज्मोडियम जो है वो डाइजेनेटिक है, फीमेल एनाफ्लीज प्राइमरी होस्ट है और ह्यूमन जो है वो क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की, जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ से शुरू करना है स्टूडेंट और गौर से सुनते जाना। एक बार सार के अंदर राम बाण मान लीजिए इसको, एक सेकंड के अंदर आपको प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल याद हो जाएगा। स्पोरोजोइड थे लार के अंदर, किसकी लार, मच्छर की लार। मच्छर ने मनुष्य को काटा और ये मनुष्य के अंदर पहुंच गए। मनुष्य की ब्लड सर्कुलेशन से लीवर में पहुंच गए। लीवर की सेल्स में आने के बाद में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती है, इस कारण लीवर सेल जो है वो फट जाती है और यहाँ से ट्रोफोजोइट जो है वो बाहर निकलने लगते हैं और आगे आरबीसी में पहुंचने लगते हैं। आरबीसी में पहुंचकर फिर ये क्या करते हैं, नई स्टेज बनाते हैं, मीरोजोइट बनाते हैं। मीरोजोइट से क्या होती है, ये कमल की पंखुड़ियों की तरह रहते हैं और ये बहुत संख्या में बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको आरबीसी को फटा देते हैं। तो आरबीसी के फटने से ये निकल जाती है बाहर। इसी 14 दिन के बीच में हमें बुखार आती है और फिर फ्रेश आरबीसी हमें क्या होती है, फिर ये फ्रेश आरबीसी में चले जाते हैं, वहां भी इन्फेक्शन कोज करते हैं और कुछ गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये गैमेटोसाइट्स किसमें पहुंचते हैं, फीमेल एनाफ्लीज में पहुंचते हैं। फीमेल एनाफ्लीज में पहुंचकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये क्या बनाते हैं, फिर से स्पोरोजोइट बनाते हैं और स्पोरोजोइट फिर ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है और इस प्रकार ये साइकिल जो है वो दोहराया जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आप एक बार देख लीजिए इसको, इससे आगे की बात हम करते हैं। फिर सफना डॉट स्टेज को याद रखना स्टूडेंट, कौन सी स्टेज होती है। और एक चीज ये भी याद रखना कि यहाँ पर रोजिटी स्टेज के बारे में बताया, ये भी चीज याद रखना। और वर्मिक्यूल और ऊकाइनेटी, ठीक है ना, ये याद रखना। तीन चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, मैं आपको स्पीसीज बता देती हूँ, कौन कौन सी स्पीसीज जो होती है वो प्लाज्मोडियम की घातक होती है। ये मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम की अगर हम स्पीसीज की बात करें तो मेनली जो स्पीसीज है वो 4 है। पहली है प्लाज्मोडियम, पहली स्टेज है प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है, पहली स्पीसीज है। दूसरी है फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम,
ठीक है, ऐसे ही याद रखनी है आपको। दूसरी स्पीसीज क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तीसरी स्टेज की हम बात करें तो मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये मलेरियाई वही स्पीसीज है जो किसके द्वारा, लेवेरन के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, चौथी स्टेज है जो वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ये चार क्या है, स्पीसीज है स्टूडेंट, जातियां हैं किसकी, प्लाज्मोडियम की। इसके अंदर मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो घातक होती है वो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, ध्यान रखना, जातियां पूछी जाती है, निम्न में से कौन सी जो है वो प्लाज्मोडियम की जाति नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। फैल्सीपेरम सबसे ज्यादा घातक होती है स्टूडेंट। ये क्या होती है, ये सेरेब्रम तक पहुंच जाती है, तो इसके द्वारा जो मलेरिया कोज होता है उसे सेरेब्रल मलेरिया भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो मूत्र होता है उसका रंग हल्का काला होने लग जाता है, क्योंकि आरबीसी जो है वो डेड होने लग जाती है, सपनर डॉट स्टेज भी ब्लड के अंदर आने लग जाती है। तो फैल्सीपेरम आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ये सब नॉर्मल है, उसी 14 दिन के अंदर कैरेक्टर शो होते हैं। 48 घंटे के अंदर क्या होते हैं, उतर उतर कर बुखार आती रहती है। और मलेरिया के लिए जो सबसे औषधि लाभप्रद है वो कुनेन है, जिसे सिनकोना की पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है, कुनेन की औषधि। कुनेन थोड़ा सा क्या होता है, कहते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज में, थोड़ी गर्म करने वाली औषधि है। इसको अपने सामान्य भाषा में कहें तो इसका ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो ब्रेन के लिए घातक होता है। इस कारण कुनेन का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाता है, इसकी जगह क्लोरोक्विनिन, ठीक है, इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें कोमोप्रीमा औषधि का नाम है, और एक है डेप्सोन, ये औषधि आप याद रख लेना, डेप्सोन। ठीक है, क्लोरोक्विनिन, क्विनेन, कोमोप्रीमा और डेप्सोन, ये औषधियों के नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने। ये एंटी मलेरियन ड्रग्स है। ठीक है, उसके बाद में अगर सिम्टम्स देखें तो रेस्टलेसनेस हो जाती है, इसके अंदर व्यक्ति को नींद नहीं आती, स्लीपलेस हो जाता है, हेडेक होने लग जाती है, फीवर आता है। ठीक है, इसके साथ साथ एनीमिया, क्योंकि आरबीसी को डैमेज कर रहा है तो एनीमिया के कैरेक्टर भी क्या होते हैं, शो होते हैं। अगर अन्य कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट इसके अंदर तो यही रहते हैं। और बात करें तो स्टूडेंट इसका एक इलाज बताया गया कि पानी के अंदर जो गैम्बूसिया एक फिश होती है स्टूडेंट, वो छोड़ देनी चाहिए। एक तो कहते हैं कि पानी जो अशुद्ध होता है, जिसके अंदर मच्छर के लार्वा पनपते हैं, प्लाज्मोडियम पनपता है, वही पानी जो है उसके आसपास रोग फैलता है। तो इस कारण कहा जाता है कि लार्वा को नष्ट करने के लिए गैम्बूसिया मछली जो है उस पानी में छोड़ देनी चाहिए। दूसरी, उसके अंदर डक्स छोड़ देनी चाहिए, बतख छोड़ देनी चाहिए। तीसरी बताया गया कि ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं, जिसको अपने सामान्य भाषा में आप कहते होंगे हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, याद आ गया, जिसके बड़े बड़े पंख से होते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि वो क्या है, इसके लार्वा वगैरह को खाकर डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, बाकी यही इसके बेसिक सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए। मलेरिया 14 दिन के अंदर अपने लक्षण जो है वो शो करता है। तो मलेरिया के बारे में आपको अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज आपके इस लेक्चर में मलेरिया से संबंधित डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो कमेंट सेशन में बताना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।